हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम प्रूफ करने जा रहे हैं। पर बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में थेल्स प्रमेय को हम लोगों ने सिद्ध किया था, है ना। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है इस वीडियो के, तो आप वहां पे जाइए और उसका वीडियो यहाँ से आपको मिलेगा। तो पहले बच्चों, आज के क्लास में हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम प्रूफ करेंगे और प्रश्नावली 6.2 के सभी एग्जाम्पल को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में थेल्स प्रमेय को हम लोगों ने क्या किया था, प्रूफ किया था। आप देख सकते हैं, यदि आप थेल्स प्रमेय को अच्छे से समझ चुके होंगे तो थेल्स प्रमेय का विलोम में एकदम थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा केवल और केवल अंतर है ना। तो थेल्स प्रमेय को हम लोग आधा जो प्रूफ किए थे एकदम उसी तरह से विलोम में, बिल्कुल थेल्स प्रमेय के विलोम में उसी तरह से प्रूव होगा, और बाकी नीचे में थोड़ा सा सुधार करना है। चलिए तो हम लोग प्रूफ करते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या है प्यारे बच्चों, थेल्स प्रमेय का विलोम कथन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कथन है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मैं आपको याद दिला दूं, थेल्स प्रमेय क्या था। थेल्स प्रमेय क्या था कि एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, थेल्स प्रमेय की बात कर रहा हूं मैं। एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, एबीसी, जिसमें किसी भुजा के समानांतर यदि एक तीसरी रेखा खींची जाए, है ना, जो AB तथा AC को D तथा E बिंदु पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ऐसे प्रूफ करना था कि AD और बटा DB बराबर होगा आपका AE बटा EC। ये आपका थेल्स प्रमेय था, जिसमें आपका दिया हुआ था कि DE और समानांतर था BC के। ध्यान दीजिएगा, DE और BC आपस में क्या है, समानांतर है। सिद्ध करना था कि उसके बाकी भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये थेल्स प्रमेय था। लेकिन थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है कि ध्यान से देखिएगा, कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में, यानी आपको दे रखा है इसमें कि AD बटा DB, है ना, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये दे रखा है, AE बटा EC, है ना। त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर है तो प्रूफ करना है ना, तो सिद्ध करना है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी सिद्ध करना है कि DE और BC आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, जस्ट उसका अपोजिट। विलोम का मतलब उल्टा। थेल्स प्रमेय में था रेखा समांतर, सिद्ध करना था उसकी संगत भुजा समानुपातिक होगी, लेकिन इसमें आपका संगत भुजा समानुपातिक दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि रेखा क्या होगा, समांतर होगा। चलिए तो हम लोग सिद्ध करते हैं, बिल्कुल थेल्स प्रमेय के जैसा ही आपका यह प्रूफ है। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करते देखिए, थेल्स प्रमेय के विलोम को। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है, जैसा कि कह रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या, एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ABC, है ना। कहता है एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करे, विभाजित करे। तो मान लीजिए एक रेखा है CD, ध्यान दीजिएगा, एक रेखा है आपका, कौन सा रेखा है, CD रेखा है, जो AB भुजा और AC भुजा को समान अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है। देखिए जो दिया है हम उसको हम लिख लेते हैं। क्या है दिया है, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, भुजा का अनुपात बराबर AD बटा DB और बराबर है किसके, AE बटा EC के। ये आपका बराबर दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करे कि DC, सर यहां पे D होगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा आपका D होगा। सिद्ध करना है
डीई और बीसी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। जस्ट इसका अपोजिट है। थेल्स प्रमेय क्या था, रेखा समांतर था और सिद्ध करना था कि उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो याद होगा, यदि आप थेल्स प्रमेय को देखे होंगे, है ना, समझे होंगे, तो सबसे पहले इसमें याद होगा कि सबसे पहले हम लोग रचना करते थे। यहां से क्या करते थे, रचना करते थे। और प्यारे बच्चों, रचना में क्या करते थे, तो डी से हम लोग क्या खींचे थे, एक लंब खींचे थे, है ना। डी से परपेंडिकुलर खींचे थे डीएम, और यहां से यहाँ पे क्या किए थे, लंब डाले थे पहला रचना में। और दूसरी रचना क्या किए थे, डी से सी को हम लोग क्या किए थे, मिलाए थे, और यहां से बी से ई को क्या किए थे, मिलाए थे। ऐसा कुछ किए थे। तो जो रचना थेल्स प्रमेय में किए थे, सेम वही रचना हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। आइए, जो लिखे थे क्या था, डीएम लंब एई तथा ईएन लंब एडी। एई पे डीएम लंब खींचे थे और ईएन लंब एडी खींचा। और क्या किए थे, बी से ई को मिलाए और डी से सी को मिलाए। डी से सी तथा बी ई को क्या किया, मिलाया। प्यारे बच्चों, यदि आप थेल्स प्रमेय को प्रूफ किए होंगे तो बिल्कुल एकदम उसी तरह से है, थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है, एकदम थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने क्या किया, रचना। अब यहां से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, रचना क्या है, रचना वाला काम हो गया। अब यहां से थेल्स प्रमेय में हम लोग क्या किए थे, ध्यान दीजिएगा, थेल्स प्रमेय में हम लोग क्या किए थे, देखिए थेल्स प्रमेय आप लोग देखिएगा, ये आपका रचना क्या था। बाकी एकदम यहां तक प्रोसीजर आपको सेम चलेगा, समीकरण 6 तक एकदम सेम टू सेम उसी तरह से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो समीकरण 6 तक क्या करेंगे, तो सबसे पहले त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। तो एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार। आधार क्या होगा पर बच्चों, आधार आपका एडी हो जाएगा। क्यों आधार एडी होगा, क्योंकि लंब जिस पे खींचा जाएगा उसी को आधार कहेंगे, ठीक है। हालांकि लंब आपका एई भी है, सॉरी लंब आपका डीएम भी है, तो आधार एई भी हो सकता है। लेकिन एक बार हम लोग आधार एडी को लेकर के चलते हैं, तो आधार जब यहाँ पे एडी लिखेंगे, एडी, तो यहाँ पे लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब आपका ईएन हो जाएगा, ठीक है। और इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। पुनः त्रिभुज, अबर में डी बी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहीं पे देख लेते हैं, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुना आधार। अब आप सोचिए कि डी, यहां पे देखिए डी बी ई में क्या कोई ऊंचाई दिख रहा है इसमें, क्या इस पे किसी प्रकार कोई लंब है, ऐसा जिक्र किए थे थेल्स प्रमेय कि यदि लंब नहीं रहेगा तो सोच के देखिए, मान लिया जाए ये एक प्रकार का अधिक कोण त्रिभुज है, ऐसे समझिए, है ना ये। और इस पे लंब, तो इस पे खींचा नहीं जा सकता, जब भी लंब डालेंगे तो इस बिंदु से जब भी लंब डलाएगा तो इधर डलाएगा, है ना। और ये लंब किस तरह से डलाएगा, इस भुजा के बढ़े हुए भाग पे। तो ये वाला भुजा मान लीजिए आपका डीबी है, क्या है, डीबी है। तो डीबी के बढ़े हुए भुजा, यानी कहीं ना कहीं लंब जो होगा वो डीबी पे ही होगा, यहाँ पे भी लगभग वही है, डीबी के बढ़े हुए भाग पे आपका ईएन लंब है। तो उस कंडीशन में हम ऊंचाई ईएन को मानेंगे और आधार आपका क्या मानेंगे, डीबी को मानेंगे। देखिए लिख सकते हैं, यहां से आपका आधार आपका डीबी हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ईएन हो जाएगा, और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां से दोनों समीकरण को हम लोग डिवाइड कर देंगे, देख सकते हैं, यहां से लिखेंगे समीकरण 1/2। दोनों समीकरण को जब भाग देंगे तो देखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी
एलएचएस को एलएचएस की तरफ भागा देंगे, आरएचएस को आरएचएस की तरफ, तो इधर में आपका क्या हो जाएगा 1/2 एडी गुने ईएन। उसी तरह से इधर में क्या हो जाएगा 1/2 डीबी गुने ईएन। ईएन से ईएन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ओवरऑल क्या बच जाएगा एडी बटा डीबी। और ये समीकरण आप 3 मान लीजिए, या फिर यहाँ पे समीकरण 3 ना मानना हो तो आप यहाँ से एक लाइन और हम इसको लिख सकते हैं। कैसे? क्या? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीबी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 तो कट गया, ईएन से ईएन कट गया, तो बचा क्या? बच गया आपको ओवरऑल एडी बटा डीबी। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार पुनः इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन अब मैं आधार को क्या ले लेंगे ए आधार ले लेंगे। ठीक है, पुनः लिखेंगे अब त्रिभुज किसका एडीई का क्षेत्रफल, पुनः एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल। तो एडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, फॉर्मूला 1/2 गुने आधार। अब आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार एडी ना हो के आधार आपका ए ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार हमने आधार एडी ले लिया और ऊंचाई आपका डीएम हो जाएगा। ठीक है, 1/2 गुने ए और गुने डीएम। ठीक है, और ये समीकरण आपका हो जाएगा आपका 4। पुनः अब त्रिभुज किसमें डीई सी में चलेंगे, किसमें? त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डीईसी का क्षेत्रफल में तो कोई ऊंचाई तो है नहीं, लेकिन इसी के बढ़े हुए भाग पर आपका देखिए ये ऊंचाई है, तो यहां से हम ऊंचाई को इसी ले लेंगे, ऊंचाई को जिस तरह से इधर में किए थे ना उसी तरह से, और आपका सॉरी आधार इसी ले लेंगे और डीएम आपका डीएम ही रहेगा, ऊंचाई आपका डीएम रहेगा, और ये समीकरण आपका 5 हो गया। अब पुनः यहां से दोनों समीकरण को भाग दे देंगे, क्या? समीकरण 4 डिवाइडेड बाई 5। 4 और 5 को जब भाग देंगे तो क्या बनेगा, एलएचएस को एलएचएस तरह भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ए डीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, और इधर में आपका क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, और नीचे में भी वही 1/2 भागा दे रहे तो बटा में इधर आ जाएगा इसी गुने डीएम। 1/2 से 1/2 कट गया, डीएम से डीएम कट गया, तो ओवरऑल बच क्या गया, पुनः एक बार और लिख देते हैं यहां से, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज है ना, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बराबर में ए बटा ईसी, ए बटा ईसी, और इसको समीकरण को हम क्या मान लेंगे, समीकरण 6 हो जाएगा। तो यहां तक ओवरऑल प्यार बच्चों हम लोग थेल्स प्रमेय में भी किए थे, है ना। यहां तक का जो प्रोसेस प्रक्रिया है वो बिल्कुल थेल्स प्रमेय के ही जैसा है, दोनों में सेम, यहां से बदल जाता है। तो यहां से एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद आगे का प्रक्रिया करते हैं। किसी प्रकार के यहां पे कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए प्यारे बच्चों। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। अब यहां से हमारा समीकरण एक 3 मिल गया समीकरण, और एक समीकरण आपको 6 मिल गया। अब ये तीनों और 6 का प्रयोग करेंगे, और हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा सी। क्वेश्चन में दे रखा था कि उनकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा था, सिद्ध करना है कि रेखा समांतर है। तो जो दिया है उसी को हम लोग उठा लेते हैं अगले पेज पे। क्या दिया हुआ है देखिए, यहां पे लिखते हैं,
दिया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये दिया हुआ है। तो AD बटा DB और AE बटा EC दिया हुआ है, तो AD बटा DB क्या है, ये वाला, और AE बटा EC क्या है, AD बटा DB है त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DB का क्षेत्रफल, और AE बटा EC क्या है, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो दोनों के LHS पक्ष को वहां पे लिखते हैं, क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, देखिए ये आपका है, ये किसके बराबर था, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल, और AE बटा EC क्या था, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाला टर्म बराबर है ना, और इसमें इसको कैसे लिखे, तो यहां पे लिख सकते हैं कि समीकरण 3 तथा 6 से, समीकरण 3 तथा 6 से ही तो ऐसा लिखे है ना कि ये दोनों आपस में बराबर दिया हुआ था, तो ये था आपका त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DB के क्षेत्रफल के, और ये था त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के, है ना। तो ये जब बराबर था तो उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला टर्म देखिए दोनों का बराबर है, तो नीचे वाला भी टर्म बराबर हो जाएगा, है ना, इसीलिए, या फिर इसको यदि काट दे हम, ऐसे काटेंगे नहीं, समझिए इसको, दोनों तो ऊपर में AD का क्षेत्रफल बराबर, AD का क्षेत्रफल ऊपर बराबर है, तो नीचे वाला भी टर्म बराबर है, चूंकि बीच में बराबर है, इसीलिए लिख सकते हैं यहां से, इसीलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा फिगर पे हम लोग फोकस करते हैं, फिगर यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूं एक बार। फिगर कुछ इस तरह से था आपका, है ना, फिगर था ये आपका त्रिभुज ABC था, और यहाँ पे आपका एक रेखा था DE जो इसको समान अनुपात में बांट रहा था, है ना, और कुछ इस प्रकार का फिगर था, कुछ फिगर आपको इस प्रकार था, यहाँ पे लंब था, परपेंडिकुलर था, और यहाँ पे ये लंब था, ये M है और ये आपका N है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिभुज DB, है ना, त्रिभुज DB क्या है, त्रिभुज DB किधर है, DBE है ये, और त्रिभुज DEC क्या है, DEC, और ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि ये जो दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का आधार सेम है, कौन, DE, इस त्रिभुज का भी और इस त्रिभुज का आधार क्या है, सेम है, DE, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। ये तब होता है प्यारे बच्चों जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यदि हो, है ना, और यदि दोनों त्रिभुज का आधार सेम हो, तो वो दोनों जो त्रिभुज होता है वो समान समांतर रेखा के बीच स्थित होता है। यहां पे लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर स्थित है, आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर स्थित है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तथा दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। और यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो और दोनों का आधार सेम हो, तो इस तरह से दोनों त्रिभुज जो भुजा होगा दोनों समांतर रेखा के बीच में स्थित होता है, इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए डी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, किसके, BC के, क्योंकि समान समांतर रेखा के बीच और समान आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। आप इस लाइन को यहाँ पे, इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आधार समान है और एक ही रेखा के बीच है, समान समांतर रेखा के बीच है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसलिए रेखा आपस में क्या हो गया,
समांतर हो गया। और यही प्यार बच्चों आपको क्या करना था, प्रमाणित करना था। यही आपको क्या करना था, प्रमाणित करना था कि डी समानांतर बीसी। डी समानांतर बीसी कैसे हुआ, यहां पे आपको फोकस करने की जरूरत है कि चूंकि हमने त्रिभुज डीबी और डीसी का क्षेत्रफल बराबर कर दिया और ये दोनों त्रिभुज जो था वो दोनों का आधार सेम है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। ये तब होगा जब ये दोनों रेखा आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यही तो सिद्ध करना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो रेखा आपस क्या हो गया, समानांतर हो गया। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है। ये आपका दोनों पेज है, एक पेज आपका ये है, इसको समझना। ये तो जैसा कि थेल्स प्रमेय में एकदम यहां तक सेम टू सेम है और बाकी आगे का थोड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आपको चेंज है। तो एक बार देख लीजिए पर बच्चों, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है, कई एक दफा पूछ चुका है, ठीक है। अच्छे से एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए तो हम लोग आगे इस चैप्टर के 6.2 चैप्टर के, है ना, इसके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है ना। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC है, ABC में, है ना, ABC में D और E, AB को D पर और D रेखा जो है AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करा। और साथ में साथ ये भी दे रखा है कि BC के समानांतर ये जो रेखा है D जो है वो किसके समानांतर है, BC के समांतर है। तो सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, AD बटा AB, ध्यान दीजिएगा, AD और पूरा AB बटा AE और बटा क्या सिद्ध करना, AC सिद्ध करना है। AD बटा AB और बराबर में क्या सिद्ध करना है ना, AE बटा आपको क्या सिद्ध करना है, AC सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग हुआ। अभी जितने सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं सब थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम पे आधारित होगा। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, या फिर आप लिख सकते हैं यहां से दिया है। क्या दिया है, सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, है ना, क्या दिया हुआ है, D समानांतर है किसके, BC के। तो जहां भी किसी त्रिभुज में D समानांतर, दो रेखा है ना, किसी त्रिभुज में इस प्रकार से जब समानांतर होता है हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय आपका क्या है, तो यहां पर लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से क्या हो सकता है पर बच्चों, है ना, AD बटा DB, AD और बटा DB और बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। बताइए AD बटा DB AE बटा EC के होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब जब यहां से AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए इसको आप रिवर्स कर दिए, दोनों तरफ को पलट दीजिए, है ना। AD बटा DB को हम लिख सकते हैं DB बटा AD बराबर EC बटा AE और लिख सकते हैं क्या करने पर,
दोनों पक्षों को क्या किया, पलट दिया। ठीक है, अब जब दोनों पक्षों को पलट दिए तो क्या मिला, एडी बटा डीबी ऊपर में चला गया, यहाँ पे एसी ऊपर में चला गया, इसी ऊपर में चला गया। अब यहाँ पे क्या करें, दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं डीबी और बटा एडी, और इधर में एक ऐड कर रहे हैं, और इसी बटा एई और इधर में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका क्या, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका दिया था डी समानांतर बीसी था, तो सिद्ध करना है कि एडी बटा एबी, एडी बटा एबी और बराबर में एई बटा क्या सिद्ध करना था, एसी सिद्ध करना था। ठीक है, देखिए अब यहां से इधर में भिन्न के जोड़ कर लीजिए, एडी तो नीचे में है, एडी आपका क्या है, नीचे में है। ठीक है, और ऊपर में भिन्न के जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीबी और प्लस का यहाँ पे एडी हो जाएगा, और इधर में भी भिन्न के जोड़ कर देंगे तो यहाँ पे एई हो जाएगा, तो इसी प्लस आपका एई हो जाएगा, है ना। अब यहां पे देखिए, अब डीबी और एडी को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, डीबी और एडी को जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा मेरा एबी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं एबी, और नीचे में तो आपका एडी है बराबर। उसी तरह से ईसी और एई को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईसी और एई को जब ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। एसी और बटा में क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। फिर क्या करना था फिर बच्चों, एडी बटा एबी, जबकि यहाँ पे एडी नीचे में एबी ऊपर में है, तो इसको हम चाहो तो फिर से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, पलट सकते हैं, एडी को ऊपर कर दीजिए, एडी बटा, क्योंकि कर रहे हैं पलट रहे हैं तो दोनों तरफ ही पलट रहे, एक तरफ नहीं पलट, तो ऐसा किया जा सकता है, एडी बटा एबी बराबर ईसी और बटा में आपका क्या हो जाएगा, एसी। यही आपका क्या करना था, प्रमाणित करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन को आपको समझना। इस तरह से और भी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है, एडी के जगह पे यहाँ पे डीबी भी आ सकता है ना, एडी के जगह पे क्या आ सकता है, डीबी भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए अच्छे से, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका 2, उदाहरण का इसका दूसरा क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी कैसा देख रहा है सर फिगर में, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है और एबी समानांतर है डीसी के। देखिए ये दोनों रेखा आपस में क्या है, पैरेलल है। एबी पैरेलल है किसके, डीसी के, और असमांतर भुजा एडी और एसी है ना, असमांतर भुजा एडी और बीसी पर। अच्छा, एडी और बीसी पे नहीं, एसी और बीडी पे, यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया है। ई असमांतर भुजा एडी और बीसी पर बिंदु ई और इस, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे लिख सकते हैं असमांतर भुजा एसी होगा यहाँ पे। ठीक है, एसी और बीडी पर, है ना, बीडी पर ई और एफ क्रमशः ई तथा एफ इस प्रकार है कि ईएफ भुजा बीसी के समानांतर है। ईएफ जो भुजा है ना वो किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। याद रखिए ये भुजा सिर्फ और सिर्फ इसके समानांतर है, ये भुजा बीसी के समांतर है। एक मिनट, कुछ तो इश्यू लग रहा है यहाँ पे। ए बी समानांतर है डीसी के, ए बी समानांतर है किसके, डीसी के। नहीं ठीक था क्वेश्चन, यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा केवल मिस्टेक है। फिगर को यहाँ पे थोड़ा सा हटा दिया जाए, ठीक है। ए बी है, यहाँ पे डीसी है, अब ठीक है। ए बी सब असमांतर भुजा एडी तथा बीसी पर, एडी तथा बीसी पर ई और एफ क्रमशः ई तथा एफ, यहाँ पे थोड़ा सा ई और एफ होगा, हाँ इस प्रकार है। और ये भुजा बीसी के समांतर है, ये भुजा किसके समांतर है, ये भुजा AB के समांतर। ये जो भुजा है ना AB के समांतर है, तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया,
आपको सिद्ध क्या करना है, AE बटा ED, है ना। AE बटा ED, ठीक है, AE बटा ED हो जाएगा, और इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। चलिए इसको लिखते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे, हो गया है। क्या क्या दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में, समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या क्या दिया पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ EF समानांतर है AB के, EF समानांतर AB तथा AB और DC भी समांतर है। देखिए लिखा है ना, AB और DC आपस में क्या है, पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा, AB और DC आपस में क्या है, पैरेलल है, और EF और AB आपस में पैरेलल है। यहां से आपको एक रचना करना पड़ेगा, एक इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, रचना। रचना क्या करना पड़ेगा कि आपको A से C को मिलाना है। A से C को आपको क्या करना है, मिलाना है। देखिए A से C को जब मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है EF पे कहीं पे मान लीजिए इसको O दे देते हैं, O बिंदु पे ये क्या करता है, कट करता है। ठीक है, रचना में क्या किए हैं कि E से C को क्या, सॉरी A से C को मिलाया, A से C को क्या किया, मिलाया। A से C को क्या कर दिए, मिलाए। तो A से C को जब मिलाए, जो लिखेंगे, जो EF को O बिंदु पर क्या करती है, काटती है। जो कहां पे काटती है, O बिंदु पर काटती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन में कह रहा था कि AB और CD आपस में समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, दिया हुआ है कि EF जो है AB के पैरेलल है, AB के समानांतर है, और AB और समानांतर DC भी है। ठीक है, सिद्ध करना है कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC होगा। देखिए AE बटा ED यानी इसका अनुपात और इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले एक रचना किया। रचना में क्या किया, A से C को मिलाया, और A से C को जब मिलाया तो EF को कहां पे कट कर रहा है, O बिंदु पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पे प्रमाण कर लिखना पड़ेगा। जब भी किसी भी ज्यामिति के क्वेश्चन को जब हम लोग प्रूफ करते हैं या बनाते हैं या हल करते हैं तो वहां पे प्रमाण लिखा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले दिया है, इसको देखिए। सबसे पहले क्या दिया है कि AB समानांतर है किसके, CD के। AB और CD आपस में क्या समानांतर है, तथा EF और कौन सा समानांतर, EF और AB आपस में क्या है, समांतर है। ये रेखा इस रेखा के समांतर और ये रेखा इस रेखा के समांतर। ठीक है, तो ये दोनों रेखा भी आपस में पैरेलल हो जाएगा, है ना। इसीलिए लिख सकते हैं कि EF पैरेलल आपका क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लास 9th में एक थ्योरम सिद्ध किए थे कि एक ही रेखा के समांतर रेखा आपस में समांतर होती है। यहां पे लिख सकते हैं, एक ही रेखा के समांतर रेखा आपस में क्या होती है, आपस में समांतर होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए क्या करेंगे। अब सबसे पहले एक त्रिभुज में चलिए, ADC में चलिए। किसमें, देखिए यहां पे त्रिभुज
सी में। त्रिभुज एडीसी में क्या है कि ईएफ जब डीसी के समांतर हो गया तो ईओ भी तो डीसी के समांतर होगा ना, क्योंकि ईएफ रेखा का ही पार्ट है आपका ईओ। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं कि ईओ पैरेलल है किसके, डीसी के। तो यहां से थेल्स प्रमेय लगा दीजिए। जब किसी त्रिभुज में एक रेखा दूसरी भुजा के समांतर हो जाए तो इसका और इसका अनुपात, थेल्स प्रमेय कहता है कि एई बटा ईडी बराबर एओ बटा आपका क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि एई बटा ईडी बराबर आपका हो जाएगा एओ बटा क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा। और इसको समीकरण आप एक मान सकते हैं, इसको समीकरण आप क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। अब चलिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ईएफ तो बीसी के, ईएफ तो एबी के समांतर था ही, ये तो दिया हुआ है, ईएफ भुजा एबी के समांतर है। तो जब ईएफ समानांतर एबी होगा तो ओएफ भी एबी के समांतर होगा, है ना। किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे कि ओएफ समानांतर है किसके, एबी के। क्यों, क्योंकि ओएफ जो था पूरा ईएफ का एक पार्ट है, तो ईएफ जब समांतर एबी के था तो ओएफ भी समांतर हो जाएगा एबी के। तो जब समानांतर हो गई रेखा तो यहां पे भी हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, पुनः वही चीज लिखेंगे क्या कि बी एफ बटा एफ सी बराबर हो जाएगा एओ बटा ओसी के, है ना। लिख सकते हैं यहाँ पे बी एफ बटा एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, एओ बटा ओसी के बराबर हो जाएगा। और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2। समीकरण 1 और 2 को यदि कंपेयर करिएगा तो देखेंगे दोनों का आरएचएस आपका क्या है, बराबर है ना। दोनों का आरएचएस एओ बटा ओसी। तो जब दोनों का आरएचएस बराबर है तो ऑब्वियसली है कि दोनों का एलएचएस भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं, इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ए बटा, ये दोनों साइड बराबर है तो ए बटा ईडी यानी कि एलएचएस पक्ष भी बराबर है, ए बटा ईडी बराबर बीएफ बटा एफसी। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था, फिर से एक बार समझ जाइए, एक समलंब चतुर्भुज में ए बी और डीसी आपस में पैरेलल था और ईएफ रेखा भी ए बी के पैरेलल था, है ना। तो सिद्ध करना था कि ए बटा ईडी बराबर बीएफ बटा एफसी। उसके लिए हम लोग क्या किए, रेफरेंस के लिए हम लोग मिला दिए, ए से सी को मिलाए और ए से सी को जब मिलाए तो ईएफ को कहां पे कट किया, ओ बिंदु पे कट किया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज है ए डी सी। इस त्रिभुज में चले तो ये दोनों रेखा आपस में पैरेलल किए, कैसे पैरेलल किए, यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। तो जब 2 रेखाएं किसी तीसरी भुजा के समांतर होती है तो आपस में सभी आपस में समांतर हो जाता है। तो समांतर जब हो गया तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर लिया और इस त्रिभुज में भी थेल्स प्रमेय का प्रयोग किए। और जब थेल्स प्रमेय का प्रयोग किए यानी भुजा का अनुपात बराबर आ गया तो एक पक्ष दोनों का बराबर था, दूसरे पक्ष को हमने बराबर कर दिया। ये तो हो जाएगा, ऑब्वियसली है कि ये आपका हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि उदाहरण नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए अच्छे से। बाकी अगले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलेंगे हम लोग। उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। नेक्स्ट देखिए, कहता है आकृति, एक आकृति दिया हुआ है पी क्यू आर, है ना, त्रिभुज है पी क्यू आर। आकृति 6.16 में देखेंगे, दिया हुआ पी एस बटा एस क्यू, है ना, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है पीटी बटा टी आर, इसके और इसके अनुपात के बराबर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ, एंगल पीएसटी, पीएसटी यानी ये वाला कोण, ये कोण बराबर है पीआरक्यू के, पीआरक्यू यानी ये वाला कोण के बराबर है। तो प्रूफ करना, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, या तो उसके आधार पर के कोण बराबर, यदि हम प्रूफ कर दे कि ये दोनों कोण आपस में बराबर तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का एक रूल है, या तो 2 भुजें बराबर होनी चाहिए या फिर
आधार पर के कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो Q और R यदि बराबर कर दिए तो मेरा काम हो सकता है। तो आइए जो दिया हुआ पहले उससे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल। क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PS बटा SQ, PS बटा SQ बराबर PT बटा TR। और क्या दिया हुआ है, एंगल PST बराबर एंगल PRQ, ये आपका दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करें कि त्रिभुज PQR एक कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए ध्यान से देखना पर बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना तक आपका ये दिया हुआ है और ये आपको सिद्ध करना है। अब थोड़ा सा जो दिया हुआ है उसके ऊपर चलते हैं, है ना। इसको फिलहाल के लिए समीकरण 1 मान सकते हैं, जो एंगल बराबर है। प्रूफ करने जा रहे हैं तो लिखेंगे यहां पे प्रमाण। सबसे पहले क्या है, PS बटा SQ बराबर PT बटा TR, PT बटा TR ये आपका दिया है, गिवन है। तो थोड़ा सा फिगर में आइए, तो PS बटा SQ बराबर PT बटा TR, है ना। ये कब होता है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात बराबर कब होता है, जब एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर होती है। यानी कि जब इस फिगर के अकॉर्डिंग जब ST और QR जब आपस में बराबर होगा तभी हम इसको अनुपात को बराबर। लेकिन यहाँ पे अनुपात बराबर दिया हुआ था, हम लोग तो थेल्स प्रमेय का विलोम अभी तुरंत सिद्ध किए कि यदि भुजा का अनुपात बराबर तो रेखा समांतर, और यदि रेखा समांतर दिया हुआ है तो भुजा का अनुपात बराबर। तो यहाँ पे भुजा का अनुपात बराबर है, तो यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं कि ST जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के। और यहां पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा का अनुपात बराबर है ना, भुजाओं को समद्विभाजित करने वाले का अनुपात बराबर है, तो उस कंडीशन में रेखा आपस में क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए प्यारे, जो रेखा समांतर हो गया तो देखिए, तो ये दोनों रेखा पर समांतर है। और हम लोग 9th क्लास में एक थ्योरम सिद्ध किए थे कि यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर और एक तिर्यक रेखा जब उसको काटती है तो ये दोनों कोण को कहते हैं संगत कोण। और संगत कोण अभिगृहित से दोनों संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे भी जो एंगल S और एंगल Q जो है वो आपका कैसा कोण है, संगत कोण है। यानी एंगल PST और एंगल PQR दोनों संगत कोण है, और संगत कोण बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ST और QR रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। आइए हम लोग उसी को लिखेंगे। देखिए लिखेंगे, अब चूंकि ST समानांतर QR, इसीलिए कौन, एंगल PST बराबर एंगल PQR, और इस समीकरण को 2 मान लेते हैं। और कैसे, तो संगत कोण से, क्योंकि दो रेखा जब आपस में समानांतर हो और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है तो ये दोनों कोण संगत कोण। अब समीकरण 1 और 2 का थोड़ा कंपेयर करके देखिए। समीकरण 1 देखिए और समीकरण 2 देखिए। तो इसमें भी PST है और इसमें भी PST है, तो दोनों का LHS बराबर,
तो दोनों का RHS पक्ष बराबर हो जाएगा। फिगर में भी देख सकते हैं कि दिया हुआ था ये कोण इस कोण के बराबर था और हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो ऑब्वियसली है कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये इसके बराबर भी, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, एंगल PQR बराबर एंगल PRQ, है ना। और चूंकि ये आधार पर के कोण है ना, आधार पर के कोण, तो दो कोण बराबर, तो कोण के सामने वाली भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो PQR के सामने भुजा PR और इस कोण के सामने की भुजा PQ, यहां से लिख सकते हैं इसीलिए PR बराबर PQ। अब जब PR बराबर PQ हो गया, किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो गई, आता है लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR एक कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और प्यारे बच्चों यही सिद्ध करना था। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। और आज हम लोग प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 6.2 का 3 एग्जाम्पल था, तीनों एग्जाम्पल हम लोग कर लिए और थेल्स प्रमेय को भी हम लोग प्रूफ कर लिए। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए, तो आई होप प्यारे बच्चों आज का ये क्लास, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 6.2 के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या सीखा, तो आज हम लोगों ने थेल्स प्रमेय का विलोम सीखा। कि थेल्स प्रमेय का विलोम में क्या सीखा कि भुजा का अनुपात बराबर था, तो हम लोग सिद्ध किए कि रेखा आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो ये दो थ्योरम, एक था थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। फिर बच्चों ये दो थ्योरम को आप लिखना पड़ेगा आपको। आप सोच लेंगे कि मैं बता दूं और आपको समझ में एक बार में आ गया, तो ये कतई नहीं होगा। आपको इसको 2 बार 3 बार समझ के आपको लिखना पड़ेगा। और ये तब तक लिखिए, आई होप कि 4 से 5 बार में आपको ये प्रूफ करना आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करने से घबराना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट बनेंगे। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से इंसान परफेक्ट बनता है। तो ये दो थ्योरम के अच्छे से सॉल्व करिए, अच्छे से देखिए, समझिए, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खाली है, कमेंट करिए प्यारे बच्चों। और बाकी मैं आपको पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि आपको वो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दिलाया जाएगा। तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम था, और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने थेल्स प्रमेय को प्रूफ किया था। चलिए, तो आई होप आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में 6.2 के सभी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। खूब मस्ती से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए प्यारे बच्चों, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। मात्र आपके लिए अक्टूबर महीना शुरू होने वाला है, ठीक है। तो 3 से 4 महीने आपको, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का समय है, लगभग 120 दिन, है ना। जिसमें भी आपको फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ठीक है। तो फेस्टिवल तो आता रहेगा, फेस्टिवल अगले साल भी आएगा। इस साल पूरा का पूरा मेहनत लगा दीजिए, जोर लगा दीजिए और रॉक कर दीजिए। आप मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।